हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। यस सर। बेटा अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों का सीए इंटरमीडिएट की बात करते हैं। बेटा अगर मैं बात करूं तो सीए इंटरमीडिएट के अंदर ग्रुप 2 की बात करें तो ग्रुप 2 के अंदर बेटा वापस सुन लीजिए, ग्रुप 2 के अंदर बेटा आप लोगों का पेपर है पेपर नंबर 6। अगर मैं बात करूं बेटा ग्रुप 2 के अंदर आप लोगों का जो पेपर नंबर 6 है वो पेपर नंबर 6 सर कौन सा है? पेपर नंबर 6 का नाम है बेटा एफएम एंड एसएम। दैट इज आपके ग्रुप 2 के अंदर पेपर नंबर 6 है और पेपर नंबर 6 का नाम है बेटा एफएम एंड एसएम। ठीक है, ये पूरा कंप्लीट पेपर जो है वापस सुन लीजिए, ये पूरा कंप्लीट पेपर आपका 100 नंबर का है। दैट इज कंप्लीट पेपर इज ऑफ 100 मार्क्स। ठीक, इस पूरे पेपर के अंदर बेटा एफएम की बात करें तो एफएम की फुल फॉर्म है बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दैट इज एफएम की फुल फॉर्म है बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एसएम की फुल फॉर्म है बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। दैट इज कंप्लीट पेपर जो आपका है दैट इज एफएम एसएम, जिसमें एफएम की फुल फॉर्म है बेटा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और एसएम की फुल फॉर्म है बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। पहला पॉइंट सर, पूरा पेपर है 100 नंबर का। इस पेपर के 2 पार्ट हैं। ठीक है, जो पार्ट ए है दैट इज एफएम, जो पार्ट बी है दैट इज एसएम। इसका मतलब पेपर तो एक है, इस पेपर के हैं 2 पार्ट। पार्ट ए है एफएम, पार्ट बी है एसएम। एफएम का जो वेटेज है वो 50 नंबर का है, एफएम का वेटेज 50, एसएम का वेटेज भी क्या है 50। इसका मतलब पार्ट ए का वेटेज भी 50 है, पार्ट बी का वेटेज भी 50 है। अब सबसे पहला क्वेश्चन सर, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट दैट इज पार्ट बी जो है वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा और जो पार्ट ए है एफएम वो आपको विजित सर कंप्लीट कराएंगे। तो सिर्फ मैं आपको पार्ट बी कंप्लीट कराऊंगा और पार्ट बी कौन सा है बेटा? एसएम, दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्टार्ट कर रहे हैं एसएम से ही, लेकिन कुछ बेसिक चीजें हैं जिनको मुझे आपको बताना पड़ेगा बिफोर स्टार्टिंग दिस सब्जेक्ट। अब सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सारों के दिमाग में ये आता है कि सर अलग अलग पास होना है। आंसर इज नो, आपको अलग अलग पास नहीं होना। आपको मार्क्स मिलेंगे बेटा आउट ऑफ 100। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके एफएम में कितने मार्क्स आए हैं और आपको यह भी नहीं पता चलेगा आपको एसएम में कितने मार्क्स मिले। आपको पास होने के लिए 100 में से बेटा आपको पास होने के लिए कितने परसेंटेज चाहिए होते हैं? दैट इज आपको इंडिविजुअली, वापस सुन लो, इंडिविजुअली आपको पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए? 40% और एग्रीगेट कितना होना चाहिए? 50%। अब एक मिनट, 40 नंबर दैट इज 40 नंबर एफएम में ले आओ, एसएम को खाली छोड़ दो। क्या बोल रहा हूं सुनो, 40 नंबर एफएम में ले आओ, एसएम को ब्लैंक छोड़ दो, तब भी क्या हो? पास। 40 नंबर एसएम में ले आओ, एफएम को खाली छोड़ दो, तब भी पास हो। आपको यह नहीं पता चलेगा कि एसएम में कितने मार्क्स आए, आपको यह नहीं पता चलेगा एफएम में कितने मार्क्स आए। आपको तो मार्क्स मिलेंगे बेटा पूरे एफएम एसएम कितने मार्क्स आए, लेट अस सपोज 70, तो 100 में से आउट ऑफ 70 आपके मार्क्स आए, दैट इज आउट ऑफ 100 70 मार्क्स आपके आए। क्लियर है यहां तक? अब एक चीज वापस सुन लो जो इंपॉर्टेंट चीज है सर, क्वेश्चन पेपर जो मैं पहले से बता रहा हूं, क्वेश्चन पेपर 1 आएगा, आंसर शीट मिलेंगी बेटा 2। हाँ जी, क्वेश्चन पेपर 1 आएगा, उस क्वेश्चन पेपर में लिखा होगा पार्ट ए। पार्ट ए में कौन से क्वेश्चंस होंगे? एफएम। उस क्वेश्चन पेपर में होगा बेटा पार्ट बी, पार्ट बी में कौन से क्वेश्चन होंगे? एसएम। आंसर शीट कितनी मिलेंगी? 2। एक आंसर शीट में कौन सा कंटेंट लिखोगे? एफएम। और एक आंसर शीट में लिखोगे एसएम का कंटेंट। ये पहले से ही अपने माइंड को प्रिपेयर रख के जाएंगे आप एग्जाम देने। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि सर एक ही आंसर शीट में क्या दोनों का कंटेंट लिखना है? आंसर इज नो। क्वेश्चन पेपर 1 होगा, उसमें 2 सेक्शन बने हुए होंगे, सेक्शन ए जिसमें एफएम के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी जिसमें एसएम के क्वेश्चन होंगे। आंसर शीट मिलेंगी 2। एक आंसर शीट में आपको कौन सा कंटेंट लिखना है? एफएम। और एक आंसर शीट में आपको एसएम। आई होप क्लियर है। अब दूसरा पॉइंट सर, एक पॉइंट और समझा रहा हूं, प्लीज सुन लो। दूसरा पॉइंट
आपके आईसीएआई का नोटिफिकेशन है, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बात कर रहा, आपके आईसीएआई का नोटिफिकेशन है बेटा। अगर मैं बात करूं 100 में से 100 नंबर का पेपर है, 100 में से बेटा 30% पेपर आएगा आपका एमसीक्यू बेस्ड, दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 30%, और बचा कितना बेटा 70% पेपर आएगा बेटा आपका डिस्क्रिप्टिव। इसका मतलब बेटा 100 में से 30 नंबर के क्वेश्चन तो आएंगे क्या एमसीक्यू, और बचे कितने बेटा 70 नंबर के क्वेश्चन आएंगे बेटा आपके सब्जेक्टिव। क्लियर? अब सर एक पॉइंट और, सर ये जो 30 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, प्लीज सुन लो, ये जो 30 क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यू, इन 30 में से 15 एमसीक्यू आएंगे कहां से एफएम, और 15 एमसीक्यू आएंगे बेटा एसएम। इसका मतलब 30% को कैसे डिवाइड किया, मैंने आपको बताया पेपर एक है एफएम एसएम, उस पेपर में से 30% एमसीक्यू है, तो वो 30% को कैसे डिवाइड किया, 30 नंबर के एमसीक्यू में से 15 नंबर के एमसीक्यू तो आएंगे एफएम से, और 15 नंबर के एमसीक्यू आएंगे एसएम से। ये तुम लोगों का पेपर का पैटर्न है। आई होप क्लियर है यहां तक, कोई डाउट यहां तक किसी को? बोलिए, पक्का? दूसरी बात सर, इंटरमीडिएट लेवल पे एमसीक्यू में नो नेगेटिव मार्किंग। इसका मतलब एक तुम लोगों के लिए रिलैक्स पॉइंट है, नो क्या नो नेगेटिव मार्किंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो तुक्केबाजी कि कॉइन उछाला, रिहान ने बोला ये नंबर है तो कृष्णा ने बोला बी है, तो बेटा माज ने बोला सी है, तो हम एक काम करेंगे नन ऑफ द अबव। अच्छा ये करके आया था ऐसे? ओ वाह, करके आने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अच्छा बस 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 बाद में बातें करेंगे, प्लीज सुन लो। इसका मतलब ये नहीं है कि बेटा नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब तुक्केबाजी, सिंपल मतलब। बार बार एक चीज पे मैं फोकस कर रहा हूं, अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसका मतलब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे। वापस बोल रहा हूं, पेपर इजी हो जाएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, तो आपके ये एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। आप मुझे ऑनेस्टली बताओ, मैं बोल रहा हूं वर्स्ट केस में 30, वापस बोल रहा हूं 30 एमसीक्यू हैं, वर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, वर्स्ट केस में मैं कह रहा हूं 25 अगर तुम्हारे एमसीक्यू ठीक हैं तो कितने मार्क्स आ गए? 25 तो आ गए। क्या मुझे बताओ 70 में से पास होने के लिए अब कितने चाहिए तुम्हें? और आ नहीं सकते क्या? और मैं 15 की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो बात कर रहा हूं एग्रीगेट 50 लेके आओ, तो क्या 70 में से 25 मार्क्स और नहीं ला सकते? वापस बोल रहा हूं, पूरे इंटरमीडिएट लेवल का सबसे आसान पेपर है एफएमएसएम। पूरे इंटरमीडिएट लेवल में सबसे आसान पेपर है ये एफएमएसएम। आई होप यहां तक क्लियर है। तो स्टार्ट कर रहा हूं बिना समय गवाए आपके स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब मुझे बस इतना बता दो, मैं तुम्हारे को वापस बोल रहा हूं, आप में से ऑलमोस्ट सारे ही पहचानते हो मुझे, इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, फिर भी बता देता हूं। आप लोगों का ये जो पेपर है इसको पढ़ाते हुए मुझे 15 साल हो गए। इसका मतलब सर आप लोगों का ये जो पेपर है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की बात कर रहा हूं, एफएम की बात नहीं कर रहा। एफएम तो आपको विजित सर पढ़ाएंगे। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट जो पेपर है इसको पढ़ाते हुए मेरे को हो गए हैं बेटा 15 साल। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, पहला पॉइंट, मेरा पढ़ाने का तरीका आप सबको पता है, दोबारा से एक बार लिख रहा हूं बेटा। पहला पॉइंट, मैं क्लास के अंदर पढ़ाऊंगा तो बेटा मैं फोकस किस पे करूंगा? कॉन्सेप्ट में। मैं क्रैमिंग पे फोकस नहीं करूंगा, ना मैं रटवाऊंगा ना मैं बोलूंगा कि रटो। दूसरा पॉइंट, अगर आप लोग कहते हैं तो जैसे मेरा फाउंडेशन का तरीका था, मैं क्लास में कॉन्सेप्ट समझाने के बाद क्या करवाऊंगा? नोटिंग। क्या आप कहते हैं नोटिंग कराऊं? हाँ, तो बेटा मैं नोटिंग करवाऊंगा। अगर आप कहते हैं नोटिंग ना करा के मैं रीडिंग कराऊं तो मैं रीडिंग कराऊंगा। अब आप लोग बताओ मुझे, बोलो। अगर एक मिनट, अगर रीडिंग कहते हो, एक बात, पेपर ये एमसीक्यू नहीं है, पहला पॉइंट। ऑब्जेक्टिव पेपर पूरा नहीं है, ठीक है। अगर आप कहते हो, एक मिनट सुन लो, एक चैप्टर कर लो नोटिंग वाला, उसके बाद डिसाइड करेंगे। एक चैप्टर कर लो जिसमें मैं नोटिंग करा रहा हूं आपको,
उसके बाद मुझे डिसाइड करके बता देना कि आगे के जो चैप्टर्स हैं उसमें नोटिंग कराऊं या रीडिंग कराऊं। सिर्फ एक चैप्टर कर लो जिसमें मैं नोटिंग करा रहा हूं, एक चैप्टर कर लो। तो पहला पॉइंट बेटा, कॉन्सेप्चुअली चीजों पे फोकस करेंगे और क्लास में मैं अभी के लिए आपको क्लास के अंदर नोटिंग करा रहा हूं, और जो भी मैं नोट्स आपको क्लास के अंदर प्रिपेयर करा रहा हूं, सुन लो, वो नोट्स में आपके स्टडी मॉड्यूल को, वापस बोल रहा हूं, वो नोट्स में आपके ICAI के स्टडी मॉड्यूल को बेस मान के ही करवा रहा हूं। तो इसके लिए कुछ मत करना, इसके लिए सिर्फ एक काम करना, अभी के लिए एक रजिस्टर ले आना, और रजिस्टर इसलिए लाना क्योंकि मैं क्लास के अंदर आपको क्या करवाऊंगा, नोटिंग करवा रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर रहा हूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से आज के लेक्चर के लिए। अब ध्यान से सुन लो, अगर मैं बात करूं बेटा स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, ये बीच में कलर ग्रीन कैसे हो रहा है? ये क्या आत्मा? कौन सी आत्मा आ गई? चुप होएगा नहीं होएगा? अच्छा बस, अगर मैं बात करूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है बेटा आप लोगों का पेपर नंबर 6 पार्ट बी, 2 की जगह पार्ट बी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, सर ये जो सब्जेक्ट है, ध्यान से सुन लो, इस सब्जेक्ट के अंदर क्या पढ़ना है वो बाद में पढ़ा रहा हूं। सर ये सब्जेक्ट एक्चुअली में क्यों पढ़ रहे हैं, व्हाट से पहले वाई। पॉइंट समझो, इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है वो तो अभी समझा रहा हूं, लेकिन ये सब्जेक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, दैट इज बीइंग अ CS स्टूडेंट, हम लोगों के लिए इस सब्जेक्ट का क्या रेलेवेंस है। ठीक है, अब ध्यान से सुनो बेटा, CA बनने के बाद प्लीज ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को, क्योंकि तभी आप लोग इस सब्जेक्ट को लिंक कर पाएंगे। बेटा CA बनने के बाद ये देखा गया है, जनरली ये देखा गया है कि बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बेटा CA बनने के बाद अपना खुद का क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। इसका मतलब सर आप जॉब करेंगे, मैं मानता हूं आप जॉब करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं बेटा ये देखा गया है ऑन एन एवरेज 80% से ज्यादा के CA बेटा प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस का मतलब बेटा आप लोगों ने क्या ओपन कर लिया, अपना ऑफिस ओपन किया, दैट इज सिंपल वर्ड्स में आप क्या कर रहे हैं, आप बेटा क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, आप सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। बेटा किसको सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं, क्लाइंट को। बेटा मैं आपके पास आता हूं, मेरी कंपनी है, मैं आपके पास आता हूं, आप बेटा मेरे कंपनी को क्या प्रोवाइड कराएंगे, सर्विसेज, तो बेटा मैं आपका क्या कहलाऊंगा, क्लाइंट। ठीक है, अब ध्यान से सुनो सर, एक कंपनी, प्लीज सुनो, इंपॉर्टेंट है, एक कंपनी है, लेट अस सपोज एक कंपनी है रिलायंस, सबने सुना होगा। ठीक है, रिलायंस कंपनी बेटा आप लोगों का है क्लाइंट, इसका मतलब आप रिलायंस कंपनी को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, सर्विसेज, इसका मतलब रिलायंस आपका है क्लाइंट, और आप अपने क्लाइंट को क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, सर्विस। यहां पे सर्विस को एक वर्ड बोल रहा हूं मैं, आप रिलायंस को प्रोवाइड करा रहे हैं बेटा क्या, कंसल्टेंसी। कंसल्टेंसी का मतलब एक तरीके से आप क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। अब रिलायंस कंपनी आपके पास आती है और रिलायंस कंपनी क्या बोलती है, प्लीज, रिलायंस कंपनी कहती है सीए साहब हमें यह बताओ कि हम अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। इसका मतलब सर प्लीज, मैं आपके पास आया, मैं आपसे बोल रहा हूं सीए साहब हम अपने बिजनेस को क्या करना चाहते हैं, एक्सपेंड मतलब बढ़ाना चाहता हूं। तो मुझे बताओ कि मैं अपने बिजनेस को एक्सपेंड कैसे करूं। ऑब्वियस सी बात है भाई, आप मेरे को क्या प्रोवाइड करा रहे हो, कंसल्टेंसी। मैं अपने बिजनेस को क्या करना चाहता हूं, एक्सपेंड। तो बेटा मैं अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाऊं, तो इसके बारे में आप मुझे क्या प्रोवाइड कराओगे बेटा, आप मुझे प्रोवाइड कराओगे क्या, कंसल्टेंसी। और ये सब्जेक्ट आपको ये बताएगा कि किस तरीके से बिजनेस को एक्सपेंड किया जाता है। इसका मतलब आप ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपको ये बताएगा कि किस तरीके से बिजनेस को आगे बढ़ाया जाए। आप मुझे बताओ, आपको पता है ना बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, फ्यूचर में आप क्या करेंगे,
आप इस सब्जेक्ट की हेल्प से अपने क्लाइंट को क्या बताएंगे कि किस तरीके से बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए। आप मुझे बताओ, अगर ये सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा होता तो आपको नहीं पता होता ना कि बिजनेस कैसे एक्सपेंड होगा। तो ये सब्जेक्ट आपको क्या बता रहा है कि किस तरीके से बिजनेस को एक्सपेंड किया जाए फ्यूचर में। तो जब आप ये चीज सीखोगे तभी तो बेटा क्लाइंट को क्या प्रोवाइड करा पाओगे, कंसल्टेंसी। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, सर एक एग्जांपल और ले रहा हूं। आपने एक एग्जांपल और सुना होगा, आपने बीच में एक एड जरूर देखा होगा, मैगी। मैगी सुना है? मैगी खाते हैं सब लोग, 2 मिनट में बनती है। अब मुझे नहीं पता बनती है नहीं बनती, क्योंकि मैं नहीं खाता, मुझे मैगी से एलर्जी है। अच्छा है, तुम दोनों को भी एलर्जी है? क्या एलर्जी हो जाती है? मुझे अच्छी नहीं लगती, बस मेरे को तो ये एलर्जी है। सेम हेयर। और नूडल्स, बाबा रामदेव के आटा नूडल, वहाँ तो फिर तो मैगी खाता ही है, झूठ बोल रहा है। अच्छा इधर वापस चलो। अच्छा बस तुम लोगों ने सुना होगा बीच में मैगी की बेटा बीच में क्या हुई थी, बहुत ज्यादा सेल हो गई थी, डाउन। सुना था? तुम लोगों ने कभी नोटिस किया हो, मैगी का एडवर्टीजमेंट फ्लैश होने लग गया था, ऑटोमेटिकली मैगी की सेल डाउन हो गई थी। क्यों डाउन हुई थी? क्योंकि मैगी में एक ऐसा इंग्रेडिएंट मिला था जो हेल्थ पे इंपैक्ट डाल रहा था, और वो इंग्रेडिएंट क्या था बेटा? लेड। अब मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनो, मैगी कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट है? नेस्ले। और नेस्ले का ये जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट आता है नेस्ले का कोर प्रोडक्ट, सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट। नेस्ले के बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं मार्केट में, तुमने सुना होगा नेस्कैफे आता है, नेस्ले की किटकैट आती है, नेस्ले का मैगी आता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सेल है ना वो कौन से प्रोडक्ट की है? मैगी की। अब मुझे एक बात बताओ, नेस्ले कंपनी का मैगी जो सबसे ज्यादा बिक रहा है, ऑटोमेटिकली उसकी सेल क्या हो गई? डाउन। क्या नेस्ले ने मैगी को बंद कर दिया? बस इतना बता दो, क्या नेस्ले ने मैगी अपने प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग बंद कर दी? नहीं। एक बात सोच के बताओ, ध्यान से सुनना, इस चीज को बता रहा हूं। नेस्ले ने क्या करा? नेस्ले ने देखा कि उनका जो कोर प्रोडक्ट है, कोर प्रोडक्ट कौन सा? मैगी। मैगी प्रोडक्ट की सेल क्या हो रही है? डाउन। इसका मतलब नेस्ले को क्या हो रहा है? लॉस। क्या नेस्ले ने अपने मैगी के मैन्युफैक्चरिंग को बंद कर दिया? आंसर इज नो। नेस्ले किसके पास गया? नेस्ले गया, सीए साहब कोई सॉल्यूशन दो। सीए साहब ने कहा आपका ये जो प्रोडक्ट है जिसकी सेल क्या हो गई? डाउन, जो किस में है? लॉस में। इस प्रोडक्ट को वापस क्या करना है? लॉस से किस में कन्वर्ट करना है? प्रॉफिट में। तो इसके लिए एक स्ट्रैटेजी यूज की जाती है और उस स्ट्रैटेजी को बोलते हैं टर्न अराउंड। और ये टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी सीए साहब को कहां से पता चली? सीए साहब को पता चली एक सब्जेक्ट से, और उस सब्जेक्ट का नाम क्या है? एसएम। एक बात सोच के बताओ, मेरे को अपना बिजनेस बढ़ाना है, किसके पास गया? सीए साहब के पास। सीए साहब को बोला बिजनेस को बढ़ाना है, बताओ। सीए साहब ने मुझे बताया ऐसे ऐसे बिजनेस बढ़ेगा। तो बेटा सीए साहब को वो नॉलेज कहां से आई? एसएम से। दूसरी बात, मेरा कोई प्रोडक्ट लॉस में है, बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, मैं उस प्रोडक्ट को बंद नहीं करना चाहता, मैं किसके पास गया? सीए साहब मेरा तो ये जो लॉस में जा रहा है मैगी, इसको मैं बंद नहीं करना चाहता, इसको मैं क्या करना चाहता हूं? लॉस से वापस प्रॉफिट में। तो सीए साहब क्या करूं? सीए साहब ने कहा आप कौन सी स्ट्रैटेजी यूज करो? टर्न अराउंड। टर्न अराउंड का मतलब लॉस मेकिंग प्रोडक्ट को वापस किस में कन्वर्ट करना? प्रॉफिट में। तो बेटा ये जो टर्न अराउंड स्ट्रैटेजी है, इसके बारे में सीए साहब को नॉलेज कहां से मिली? एसएम से। अब मुझे सोच के बताओ, अगर ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे, ध्यान से सुन लो, तो फ्यूचर में क्या कंसल्टेंसी प्रोवाइड करा पाओगे? तो बेटा ये सब्जेक्ट आपको वापस एक लाइन में, ये सब्जेक्ट आपको क्या सिखाता है? ये सब्जेक्ट आपको सिखाता है व्हाट आर दी, ध्यान से सुन लो, व्हाट आर दी डिफरेंट वेज
ऑफ डूइंग बिजनेस। इसका मतलब इस सब्जेक्ट की हेल्प से आप क्या सीखेंगे? आप बिजनेस करने के तरीके सीखेंगे, और जब आप बिजनेस करने के तरीके सीख जाएंगे तो फ्यूचर में आप बिजनेस को या कंपनीज को क्या बताएंगे? वो तरीके बताएंगे जिससे बिजनेस चलेगा। मुझे एक बार बताओ बेटा, मैंने तुम्हारे को बताया बिजनेस को क्या करना, एक्सपेंड। एक्सपेंड करने का मतलब बिजनेस करने का एक तरीका है जिससे हम अपने बिजनेस को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। दूसरा, मैंने आपको एक वर्ड अभी पढ़ाया, टर्न अराउंड। टर्न अराउंड एक तरीका है जिससे हम अपने बिजनेस को, जो हमारा बिजनेस किस में जा रहा है, लॉस वाले बिजनेस को किस में कन्वर्ट कर पाए? प्रॉफिट में। तो ये सब्जेक्ट आपको क्या बताता है? ये सब्जेक्ट आपको सिखाता है बिजनेस करने के तरीके। सर, बिजनेस करने के तरीके सीखोगे इस सब्जेक्ट से आप, और जब आप ये सब्जेक्ट से बिजनेस करने के तरीके को सीख जाओगे तो बेटा फ्यूचर में आप डिफरेंट बिजनेस को क्या करा पाओगे? क्या प्रोवाइड करा पाओगे? कंसल्टेंसी। तो बेटा आज की डेट में बहुत वाइडर स्कोप हो चुका है आप सबका। दिस इज व्हाट दी मेन क्रक्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आप लोगों को क्या सिखाएगा? एक लाइन में, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। जब आप बिजनेस करने के तरीके सीखेंगे तब फ्यूचर में आपके पास जो भी क्लाइंट आएगा उसको आप क्या प्रोवाइड करा पाएंगे? कंसल्टेंसी। बेटा ये सब्जेक्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और, खाली आप लोग नहीं सीखते, इस सब्जेक्ट को एमबीए स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। एमबीए स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। अब एक बात सोच के बताओ, मैं एमबीए कर रहा हूं, मैं ये सब्जेक्ट पढ़ रहा हूं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहे हैं, आप ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे, तो बेटा आपसे कौन आगे निकल जाएगा? मैं किसी को डिग्रेड या डीमोटिवेट या किसी के बारे में अगेंस्ट नहीं बोल रहा, लेकिन समझो बेटा बिजनेस स्कूल जो होते हैं जिसमें एमबीएस को भी ये सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। ये कहीं ना कहीं आपको भी पढ़ाया जा रहा है क्योंकि आपको फ्यूचर में क्लाइंट को प्रोवाइड करानी है बेटा कंसल्टेंसी। आई होप आपको ये बेसिक क्रक्स समझ आया होगा कि हम लोग स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट क्यों पढ़ रहे हैं। एक लाइन में, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आपको क्या सिखाएगा? व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग बिजनेस। ये बिजनेस चेंज करना नहीं बोल रहा, बिजनेस करने के तरीके सिखाएगा। आई होप क्लियर है। क्लियर है यहां तक? अब आ रहा हूं तुम लोगों के पूरे सब्जेक्ट के सिलेबस पे, और सिलेबस जो मैं तुम्हारे सामने लिख रहा हूं तुम लिखोगे। पहले मैं लिख लूं, उसके बाद तुम लिखोगे। एसएम के सिलेबस की बात करते हैं, सुन लो। एसएम के सिलेबस की बात करते हैं। सर एसएम के सिलेबस में टोटल 5 चैप्टर्स हैं। सर बस 5 चैप्टर्स हैं? हाँ बेटा, आपके आईसीएआई, एज पर योर आईसीएआई मॉड्यूल, आपके एसएम के सिलेबस में 5 चैप्टर्स हैं। जो सीक्वेंस में लिख रहा हूं वो आईसीएआई मॉड्यूल के अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। पहला जो चैप्टर है जिससे शुरुआत करेंगे हम लोग, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट को यहां पे शॉर्ट में मैं एसएम लिख रहा हूं। दैट इज द फर्स्ट चैप्टर। सेकेंड चैप्टर स्ट्रैटेजिक, सेकेंड चैप्टर है स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरमेंट। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल एनवायरमेंट, दैट इज द सेकेंड चैप्टर। थर्ड चैप्टर की बात करते हैं। थर्ड चैप्टर है बेटा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस। एक्सटर्नल एनवायरमेंट का तो पढ़ लिया, इंटरनल एनवायरमेंट का भी पढ़ेंगे आप लोग। ये सब लोग आप जब चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएगा सर ये इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरमेंट क्या है। फिलहाल मैं सिर्फ नाम लिख रहा हूं। फोर्थ चैप्टर दैट इज स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। That is the fourth chapter, strategic choices. And last chapter जो आपके सिलेबस में है, that is strategic
स्ट्रैटेजी, स्ट्रैटेजिक की जगह मैं स्ट्रैटेजी वर्ड यूज कर रहा हूं। स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, these are the 5 chapters which covers your whole syllabus of strategic management। और ये मैंने जो चैप्टर का सीक्वेंस लिखा है, ये लिखा है बेटा एज पर ICAI स्टडी मॉड्यूल। नोट कर ले, नोट कर लो, नोट। ये एज पर स्टडी मॉड्यूल लिखा है, प्लीज सुन लो। मैं बार बार एक चीज को फोकस कर रहा हूं। ICAI ना तुम्हें पहचानता है ना मुझे पहचानता है। ICAI को एक चीज से मतलब है, मैं आज तक बोलता हुआ आ रहा हूं, फिर बोल रहा हूं। ICAI को मतलब है बेटा किससे? अपने SM लिख रहा हूं, SM का मतलब यहां पे स्टडी मॉड्यूल है। एज पर ICAI, SM का मतलब यहां क्या है? स्टडी मॉड्यूल। ICAI को एक चीज से मतलब है, अपने स्टडी मॉड्यूल से। मैं बार बार एक चीज बोल रहा हूं, इंटरमीडिएट लेवल पे स्टडी मॉड्यूल को देख के जाना है। बोल रहा हूं अपने मुंह से, बिना स्टडी मॉड्यूल देखे अगर गए वो तुम्हारी लायबिलिटी है, मेरी नहीं है। मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, बाकी के रिस्पेक्टिव आपके टीचर्स आपको बताएंगे, लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं। स्टडी मॉड्यूल को देख के जाना है, हाँ जी हाँ। पढ़ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, खाली देख के जाना है भाई। बेटा अंग्रेज इधर देख, कैल्विन क्लीन। बेटा पढ़ के जाने का मतलब सुन। अब एक मिनट, अच्छी बात है, पूछ रहे हो पूछो, और मुझे प्रॉब्लम नहीं होती। सुन लो, पढ़ के जाओ, इसलिए बोल रहा हूं एक चैप्टर नोट कर लो। मुझे पता है ना प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे एक अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। मुझे पता है तुम स्टडी मॉड्यूल उठाओगे नहीं, तुम नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट स्टडी मॉड्यूल नहीं उठाता। क्यों नहीं उठाता? वो कहता है यार क्या अजीब सा स्टडी मॉड्यूल है। बेटा अजीब कुछ नहीं है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। प्रॉब्लम यह है आपके दिमाग में यह डाल दिया जाता है कि जो हम पढ़ा रहे हैं इसे पढ़ जाओ। बेटा ठीक है, एक लेवल तक मैं मानता हूं, ठीक है, लेकिन एक लेवल के बाद जब आप थोड़ा सा हायर लेवल पे जाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं बेटा मॉड्यूल को रेफर करना पड़ेगा। पॉइंट। मॉड्यूल से इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि मॉड्यूल में जो चीज पहले पढ़नी है वो बाद में है, जो बाद में पढ़नी है वो पहले है। तो मॉड्यूल का बस सीक्वेंस क्या है, थोड़ा सा चेंज है, इसकी वजह से मैं डायरेक्टली आपको मॉड्यूल से नहीं पढ़ा रहा। लेकिन हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूं, अभी मैं उस पर आऊंगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसकी जो लैंग्वेज है मैं मॉड्यूल को ही बेस मान के लिखवाऊंगा। बट हाँ, जो चीज आपको पहले लिखनी चाहिए वो मॉड्यूल में बाद में है। तो हम क्या करते हैं, जब हम मॉड्यूल उठाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। सर कभी तो पेज नंबर 1 पे पहुंच गए आप, कभी आप पेज नंबर 40 पे पहुंच गए, ये क्या लिंकेज है? बेटा लिंकेज ऐसे है कि जो चीज 40 पे है वो पहले पढ़नी पड़ेगी। इसी वजह से जब चैप्टर कंप्लीट कर लो, ऑनेस्टली एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मॉड्यूल उठाना, फिर उसके बाद बात करेंगे इसके बारे में। एक चैप्टर, बस मैं एक चैप्टर की बात बोल रहा हूं। आगे के चैप्टर के लिए जैसे आप कहोगे रीडिंग, मैं रीडिंग करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब आते हैं, ये तुम लोगों के 5 चैप्टर। अब सुन लो जो इंपॉर्टेंट चीज है, इसको यहां से हटा रहा हूं जरा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सर इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे हम, बार बार बोल रहा हूं, कुछ चीजें बोलिए ना पहले पढ़नी है, कुछ चीजें बाद में पढ़नी है। तो सबसे पहले तो पढ़ेंगे ये चैप्टर। चैप्टर का नाम क्या है? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। ये चैप्टर पढ़ेंगे पहले। ये क्या हो रहा है यार? कलर चेंज कर रहा हूं, कलर नहीं हो रहा यार। चलो चलो कोई बात नहीं, पता नहीं यार ये क्या हो रहा है, ये कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है यार, और बीच बीच में अजीब सा कलर आ जाता है। चलो अच्छा कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। बेटा इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ेंगे पहले, सबसे पहला। जब ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे तो सेकंड चैप्टर कौन सा है? स्ट्रेटेजिक एनालिसिस एक्सटर्नल, ये नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद पढ़ेंगे कौन सा चैप्टर? स्ट्रेटेजिक चॉइसेस।
इसका मतलब सर पहले चैप्टर के बाद मॉड्यूल में चैप्टर नंबर 4 जो है क्लास में सेकंड नंबर पे पढ़ेंगे। जब ये पढ़ लेंगे इसके बाद हम कौन सा पढ़ेंगे? स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन, ये पढ़ेंगे तीसरे नंबर पे। फिर पढ़ेंगे बेटा स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, इंटरनल एनवायरनमेंट। इंटरनल पहले पढ़ोगे, एक्सटर्नल बाद में पढ़ोगे। फिर फाइनली किस पे आएंगे? स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो हमारा जो पढ़ने का सीक्वेंस है वो सीक्वेंस मैंने आपके सामने लिख दिया है। अब खुद सोचो तुम्हारे मॉड्यूल में सीक्वेंस क्या है? पहला इंट्रोडक्शन, ठीक है, पढ़ लिया। लेकिन इंट्रोडक्शन के बाद जब तक क्या नहीं पढ़ोगे? स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, तब तक ये कुछ समझ ही नहीं आएगा। इंप्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। तुम्हारे मॉड्यूल ने क्या कर दिया? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पहले पढ़ा रहा है। बेटा पहले अपने बारे में सीखो, तब बाहर के बारे में सीखोगे ना। एक्सटर्नल पहले पढ़ा रहे, इंटरनल बाद में। तो मैं किसी के बारे में कुछ बोल नहीं रहा, लेकिन हां यहां पे मैं सिर्फ एक चीज बता रहा हूं कि हमारा सीक्वेंस जो है वो हम अपने अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। मॉड्यूल का सीक्वेंस मॉड्यूल के अकॉर्डिंग। क्लियर? स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 1 से। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, उसके बारे में अपडेट करा रहा हूं। ठीक? हाँ पूछो। एक आएगी, एक केस स्टडी आएगी और वो केस स्टडी पे एमसीक्यू होगा, बाकी डायरेक्ट एमसीक्यू। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे डिस्क्रिप्टिव सारे। एक केस स्टडी आएगी 5 नंबर। एक मिनट, कितने एमसीक्यू आएंगे? 15 नंबर के। 15 में से 10 एमसीक्यू डायरेक्ट होंगे, ठीक है। एक एमसीक्यू आएगा केस स्टडी बेस्ड। एक केस स्टडी दी जाएगी, उस केस स्टडी पे 5 एमसीक्यू होंगे या 3 एमसीक्यू होंगे। 3 एमसीक्यू हुए तो 2 2 और 1। एक एमसीक्यू 2, दूसरा एमसीक्यू 2 और तीसरा एमसीक्यू 1। और वो तीनों एमसीक्यू केस स्टडी को बेस मान के होंगे। 15 मार्क्स के एमसीक्यू हो गए ना, उसमें से 10 मार्क्स के एमसीक्यू तो डायरेक्ट हैं और 10 मार्क्स के 10 एमसीक्यू। एक एमसीक्यू केस स्टडी बेस्ड, और वो कितना है? 5 नंबर का। केस स्टडी आ गई, उसमें एमसीक्यू या तो 5 होंगे एक एक नंबर के, या 3 होंगे, 2 नंबर के, एक नंबर का, ऐसे आएगा। एक केस स्टडी आएगी 5 नंबर की, और वो केस स्टडी कुछ नहीं है। तुम अभी कॉन्सेप्ट पढ़ लो, उसकी ट्रिक मैं समझा दूंगा। लास्ट लाइन पढ़ोगे ना, लास्ट लाइन डायरेक्ट एमसीक्यू समझ आ जाएगा। कॉन्सेप्ट नहीं समझेगा पहले, वो डायरेक्ट है। डिफाइन दैट, डिफाइन दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, डायरेक्ट। वो लर्निंग पार्ट है। और लर्निंग, एक मिनट, लर्निंग तब होगी जब राइटिंग। अभी तक क्या है? एक ही प्रॉब्लम आती है, सुन लो सारे, अभी तक एक ही प्रॉब्लम आती है। सर कॉन्सेप्ट समझ आ गया, सर लिखा नहीं जा रहा, हाथ नहीं चल रहे। बेटा वो हाथ चलाने के लिए क्लास में हाथ चला लो। बस मैं ये बोल रहा हूं, वापस बोल रहा हूं, क्रैम नहीं करा रहा, याद हो जाएगा। कैसे याद होगा? अगले दिन प्रीवियस लेक्चर को पहले 5 मिनट क्या करोगे? रिकॉल करोगे, तो ऑटोमेटिकली, वापस बोल रहा हूं, द बेस्ट थिंग टू लर्न इज टू रिपीट। बार बार चीजों को रिपीट करोगे तो चीजें याद हो जाती हैं। स्टार्ट कर रहा हूं चैप्टर नंबर 1 से, प्लीज सुन लो। चैप्टर नंबर 1 का नाम इंट्रोडक्शन टू स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, शॉर्ट फॉर्म में एसएम। सबसे पहले तो सर इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है उसका एक चार्ट बना रहा हूं, और इस चार्ट को मैं बोलूंगा मास्टर चार्ट। प्लीज सुन लो। सबसे पहले मैं चैप्टर पढ़ाने से पहले उस चैप्टर के टॉपिक्स का चार्ट बनवाऊंगा, और उस चार्ट को बोलेंगे मास्टर चार्ट। अलग से चार्ट बुक नहीं दे रहा, सुन लो, अलग से कोई चार्ट बुक नहीं दूंगा। सर इस चैप्टर के अंदर हमें क्या पढ़ना है? हमें पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट हमें पढ़ना है। इसके अंदर कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रैटेजी, हमें पढ़ना है इसके अंदर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट,
दैट इज स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का एक कॉन्सेप्ट दे रखा है। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आपको पढ़नी है 3 चीजें। सर डेफिनेशन पढ़नी है, सर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के एडवांटेजेस पढ़ने हैं, और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की पढ़नी है आपको क्या, लिमिटेशंस। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है 5 नंबर का, व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। डायरेक्ट क्वेश्चन 5 नंबर का पूछा गया है, व्हाट आर द डिफरेंट बेनिफिट्स। बेनिफिट्स का मतलब एडवांटेजेस। क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन की कैटेगरी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो इसके अंदर आपको पढ़ना है, ध्यान से सुन लो। आप मुझे बताओ कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़े आप अभी तक? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट सुने आपने? 3। एक होता है टॉप, एक होता है मिडिल, एक होता है लोअर। ठीक है, यहां पे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट ना होके उसका नाम चेंज हो गया, यहां पे आ गया बेटा स्ट्रैटेजिक लेवल्स। स्ट्रैटेजिक लेवल्स का मतलब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ने हैं, जस्ट यहां पे नाम चेंज हो गया। यहां पे टॉप नहीं बोलते, यहां पे टॉप की जगह आएगा वर्ड कॉर्पोरेट, पढ़ाऊंगा। मिडिल की जगह आएगा वर्ड बेटा डिविजनल, और लोअर की जगह वर्ड आएगा फंक्शनल। थोड़ा सा कंटेंट अब तुम लेवल इंक्रीज कर जाओगे। टॉप मिडिल लोअर पढ़ा था ना, वो ये जस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। एक कॉन्सेप्ट और दे रखा है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां बना रहा हूं। स्ट्रैटेजी इज पार्शियली प्रोएक्टिव एंड पार्शियली रिएक्टिव। और दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। केस स्टडी बनेगी यहां से, बार बार बोल रहा हूं। स्ट्रैटेजी इज पार्शियली proactive and partially reactive. One of the important question from your exam point of view, case study based question यहां से आया हुआ है तुम्हारे एग्जाम में। जब ये कॉन्सेप्ट पढ़ोगे वो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। और एक फाइनली एक कॉन्सेप्ट और है इसके अंदर। अरे आप आ गया ग्रीन कलर, पता नहीं चल रहा है ये क्या हो रहा है इस बोर्ड को। इधर ग्रीन कलर आ रहा है, इधर सेलेक्ट कर रहा हूं, अजीब सा आ रहा है, पता नहीं क्या है। ले यार यहाँ पे भी चला रहा हूँ, वाइट ही आ रहा है। ये फर्जी वाला, अब क्या बोलूँ, मुझे लग रहा है ये कौन सी कंपनी है? इम्पेकेबल। अच्छा आई है ना, ये होगा कोई। चलो आप फालतू नहीं बोलते इसके बारे में। उधर ना लिख के इधर लिख रहा हूं, उधर जगह नहीं है, इधर लिख रहा हूं। जो लास्ट टॉपिक आपको पढ़ना है, दैट टॉपिक इज स्ट्रैटेजिक इंटेंट। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर नंबर 1, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। और ये जो मैंने आपके सामने बनाया है, इसको मैं क्या बोलूंगा आपसे? मास्टर चार्ट। मास्टर चार्ट मतलब पूरे चैप्टर के अंदर जो जो सब टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, उन सब टॉपिक्स का पूरा कंप्लीट चार्ट। अब ध्यान से एक लास्ट पॉइंट बता रहा हूं। स्ट्रैटेजिक इंटेंट को मैं क्या करूंगा, सुन लो। स्ट्रैटेजिक इंटेंट वाले टॉपिक को मैं आपको सेकंड चैप्टर करके पढ़ाऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, सुन लो। इसका मतलब चैप्टर नंबर 1 के 2 पार्ट कर दिए मैंने। एक पार्ट में कहां तक है, यहां तक, और उस चैप्टर नंबर 1 का पार्ट बी जो है, उस पार्ट बी में सिर्फ क्या आएगा, स्ट्रैटेजिक इंटेंट। क्योंकि स्ट्रैटेजिक इंटेंट के अंदर, सुन लो, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं। स्ट्रैटेजिक इंटेंट में आपको क्या क्या पढ़ना है? स्ट्रैटेजिक इंटेंट में आपको पढ़नी है बेटा, एक पढ़ना है आपको विजन, एक आपको पढ़ना है मिशन, एक आपको पढ़ना है गोल्स, एक आपको पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स, और एक आपको पढ़ना है बेटा वैल्यूज। तो स्ट्रैटेजिक इंटेंट के फर्दर कितने सब टॉपिक्स हैं? 5। तो मैंने अभी आपको एक चीज बोली, मैं क्या कर रहा हूं, चैप्टर नंबर 1 को कितने पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं? 2।
पहले पार्ट में स्ट्रैटेजिक इंटेंट नहीं है, दूसरे पार्ट में स्ट्रैटेजिक इंटेंट आएगा। आई होप क्लियर है। वापस जब कोई चीज बहुत ज्यादा क्या हो जाती है, वाइड, उसको ब्रेक कर दिया करो पार्ट्स में। स्मॉलर पार्ट्स आर इजिली टू मैनेज कंपेयर टू वन लार्जर पार्ट। आई होप क्लियर है। दिस इज व्हाट दी चैप्टर मास्टर चार्ट। बना लिया सबने? बनाओ जल्दी से, बनाओ जल्दी। स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालना कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। सिर्फ आज मैं एक कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट समझा रहा हूं, लिखवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर एंड ऑनवर्ड्स, क्योंकि कुछ स्टूडेंट हैं जिनके कॉल आए हैं मेरे पास और उन्होंने पहला तो क्वेश्चन उनका यही था कि सर फेस टू फेस पढ़ाओगे? मैं कहाँ पढ़ा रहा हूँ फेस टू फेस। दूसरी बात, सर अभी 2-1 दिन बाद ज्वाइन करेंगे। तो 2-1 दिन बाद क्यों ज्वाइन करेंगे? सर घूमने गए हुए हैं। तो ठीक है, कुछ स्टूडेंट आपके अभी और भी हैं, ठीक है, जो ज्वाइन होंगे, लेकिन जब वो ज्वाइन होंगे तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो है, दैट इज ये जो कंटेंट है, ये पहले वो बैकअप से कंप्लीट करेंगे, उसके बाद वो फेस टू फेस ज्वाइन करेंगे। आप लोगों का कुछ नहीं है कि आप लोगों ने जो पढ़ लिया दोबारा रिपीट होगा। जल्दी से चार्ट बनाओ। और रेहान घर से पेन, पेंसिल, ठीक है, जल्दबाजी। अच्छा, मेरा लेक्चर कैसे छूटेगा? लेट आएगा तो छूटेगा। सुबह तुम लोगों के पेपर कैसे हुए? बढ़िया, सही हुए सारे? अरे हाँ या ना? बढ़िया हुए? चलो अच्छी बात है, बढ़िया होने चाहिए। अपने एंड से अच्छा करके आए हो ना, बस कहानी खत्म। अपने एंड से ऑनेस्ट रहो। अगर आप अपने एंड से ऑनेस्ट रहोगे तो, एक मिनट, बहुत सारी चीज़ें बार बार बोल रहा हूँ, एक्सटर्नल फैक्टर को छोड़ दो, वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, ठीक है, लेकिन हाँ एक्सटर्नल फैक्टर को कुछ हद तक मिनिमाइज कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? अपनी तरफ से ऑनेस्ट रहो। क्वेश्चन गलत आया, छोड़ दो, छोड़ दो, अननेसेसरी। एक मिनट, क्वेश्चन गलत आया, ग्रेस मार्क्स मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कैसे डिसाइड करोगे और कैसे पता चलेगा? किसका? हाँ ठीक करा, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें कई बार क्या लगता है, हमें कई बार लगता है कि हम इतने अटेम्प्ट करके आए, लेकिन बेटा एक मिनट, आपको जिस पे आपका जो कॉन्फिडेंस था, आपने बोला इतने अटेम्प्ट करें, वो सही है ना? आने का था। अच्छा, ऐसा नहीं हो सकता, कैसी बात? ऐसा नहीं हो सकता बेटा, जितना वेटेज ICAI बोलेगा उतना वेटेज तो होगा, उससे कम नहीं होगा। तो मैंने उस दिन आपको एक चीज़ बोली थी ना, मैंने उसके एक दिन उस दिन क्लास में एक चीज़ बोली थी, ICAI इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कुछ पता नहीं। तो आपने 50-50 अगर सोचा तो ज़रूरी नहीं, कई बार वो क्या करेगा अगले अटेम्प्ट में, वो उसको 60 कर सकता है। तो इसलिए ICAI इज़ अनप्रेडिक्टेबल। इसलिए प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है, इसलिए प्रॉब्लम ये है कि हम कभी भी जो सोचते हैं ज़रूरी नहीं है वो हो। ऐसा हुआ इस बार, लॉजिकल रीजनिंग में। चलो अच्छा, बस चलो अच्छा, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, फिर तुम लोग टेक्स्ट की क्लास है। हाँ और क्या, तो टेक्स्ट की क्लास अटेंड नहीं करनी क्या? अच्छा एक मिनट, हेडिंग डाल लो, यूनिट नंबर 1, सिर्फ समझा रहा हूं, समझ लो। यूनिट नंबर 1, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट। प्लीज प्लीज बातें नहीं, पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझ लो बेटा। सबसे पहला पॉइंट
कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का मतलब सिंपल वर्ड्स में मैनेजमेंट की डेफिनेशन। सर मुझे एक बार बताओ, आप सब लोगों ने कहीं ना कहीं कभी ना कभी मैनेजमेंट की डेफिनेशन जरूर पढ़ी होगी। Yes, sir. अगर मैं बात करूं तो पहले तो मुझे बताओ मैनेजमेंट की डेफिनेशन। सही बोल रहे हो आपने, जैसे बताया मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स वर्क्स, दैट इज गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर्स। इसका मतलब आपने बताया कि मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन फ्रॉम अदर्स। पहला पॉइंट सुनो जरा ध्यान से, पहला पॉइंट सर, देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। सर कहीं भी कोई भी फॉर्मल डेफिनेशन नहीं है मैनेजमेंट की। सर इसका मतलब क्या है? रिहान मुझे ये बता, क्या है ये? सिलेंडर। सिलेंडर बोला। मास क्या लग रहा है आपको? ये सिलेंडर लग रहा है, रिहान को ये सिलेंड्रिकल शेप लग रही है, मुझे लग रहा है ग्लास। पॉइंट, मुझे लग रहा है ग्लास, किसी को लगेगा सर ये सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, इसका मतलब एक मिनट, मुझे लग रहा है ग्लास, आपको लग रहा है सिलेंड्रिकल शेप, तो इसका मतलब सबने अपने अपने तरीके से इस चीज को ऑब्जर्व किया ना। तो वैसे ही बेटा मैनेजमेंट की कोई भी फॉर्मल डेफिनेशन कहीं भी नहीं है। सबने मैनेजमेंट को, सुन लो, सबने मैनेजमेंट को अपने अकॉर्डिंग क्या किया? डिफाइन किया। तो सर हम कौन सी डेफिनेशन लिखेंगे? आप डेफिनेशन लिखोगे आईसीएआई के अकॉर्डिंग। अब ध्यान से सुन लो सर, आईसीएआई कहता है मैनेजमेंट की दो डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू, पहली डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू पर्सन, और दूसरी डेफिनेशन है मैनेजमेंट की अकॉर्डिंग टू फंक्शन। इसका मतलब सर प्लीज सुन लो, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट का मतलब देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज डिफाइंड इन टू, वापस बोल रहा हूं, मैनेजमेंट इन डिफाइन इन टू सेंसेस। सर वो दो तरीके कौन से हैं? पहला तरीका है अकॉर्डिंग टू पर्सन और दूसरा तरीका है अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। तो आप मैनेजमेंट की डेफिनेशन लिखेंगे दो तरीके से, पहला तरीका है अकॉर्डिंग टू पर्सन और दूसरा तरीका है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। सर अकॉर्डिंग टू पर्सन सुन लो, अकॉर्डिंग टू पर्सन किसको मैनेजमेंट बोलते हैं? प्लीज सुन लो, बस समझा रहा हूं। मेरी कंपनी में मैं अकेला हूं जो अपने कंपनी से रिलेटेड सारे डिसीजन लेता हूं, या मेरी कंपनी में दो पार्टनर हैं जो मिलके क्या लेते हैं? डिसीजन। हो सकता है। इसका मतलब मेरी कंपनी में एक पर्सन है, एक जो सारे क्या लेता है? डिसीजन। उस एक पर्सन को हम लोग बोलते हैं चीफ ऑर्गन। इसका मतलब मेरी कंपनी में अगर एक पर्सन है जो मेरी कंपनी से रिलेटेड क्या लेता है? डिसीजन। उस एक पर्सन को क्या बोलते हैं? चीफ ऑर्गन। या मेरी कंपनी में एक से ज्यादा पर्सन हैं तो एक से ज्यादा पर्सन को बोलते हैं ग्रुप ऑफ पर्संस। वापस सुन लो, चीफ ऑर्गन इसका मतलब मेरी कंपनी में कितने पर्सन होंगे? एक से ज्यादा पर्सन, जिसको क्या बोल रहे हैं? ग्रुप ऑफ पर्संस, जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड क्या लेता है? डिसीजन। इनको बोलते हैं मैनेजमेंट। इसका मतलब सर ध्यान से सुन लो, इनको बोलते हैं मैनेजमेंट। तो सुनो पहली डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू पर्सन। अकॉर्डिंग टू पर्सन चीफ ऑर्गन और ग्रुप ऑफ पर्सन को बोलते हैं यहां पे की ग्रुप। चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु टेक्स ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिसीजंस आर नोन एज मैनेजमेंट। दो कीवर्ड निकले यहां पे, चीफ ऑर्गन और क्या निकला? की ग्रुप। मुझे एक बात सोच के बताओ, हम सब पार्टनर हैं, क्या डिसीजन अकेला मैं लूंगा? हम सब मिलके लेंगे। तो हम सब जब डिसीजन ले रहे हैं तो हम सबको क्या बोला जाएगा? की ग्रुप। तो की ग्रुप जब डिसीजन लेता है उस की ग्रुप को क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। मैं कह रहा हूं पार्टनर नहीं है, मैं ओनर हूं और सारे डिसीजन मैं लूंगा,
अकेला हूं, मेरे को क्या बोलेंगे? मैं जब सारे डिसीजंस लूंगा तो मेरे को क्या बोलेंगे? तो बेटा अकॉर्डिंग टू पर्सन, पर्सन समझो, कौन से पर्सन को मैनेजमेंट बोलेंगे कंपनी में? या तो एक पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन। एक पर्सन को क्या बोलते हैं? चीफ ऑर्गन। एक से ज्यादा को क्या बोलते हैं? की ग्रुप। हु टेक्स ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिसीजंस आर नोन एज मैनेजमेंट। तो पहली डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू पर्सन चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु टेक्स ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिसीजंस आर नोन एज मैनेजमेंट। क्लियर हुआ? लिखो 2 लाइन। पहला पॉइंट लिखो कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट में, पहला पॉइंट, पॉइंट्स में लिखवा रहा हूं। देयर इज नो फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। There is no formal definition of management. There is no formal definition of management. Full stop. इसी में कंटिन्यूशन में कंटिन्यूशन लिखो। मैनेजमेंट इज डिफाइन, मैनेजमेंट इज डिफाइन, मैनेजमेंट इज डिफाइन इन 2 senses. TWO, 2 senses. That is, अब लिखो A और B करके। A लिखो अकॉर्डिंग टू पर्सन, अकॉर्डिंग टू पर्सन। अब डैश डाल के लिखो अकॉर्डिंग टू पर्सन में, डैश डाल के लिखो अकॉर्डिंग टू पर्सन, डैश डाल के अकॉर्डिंग टू पर्सन चीफ ऑर्गन, चीफ ऑर्गन और चीफ ऑर्गन और की ग्रुप। सुन लो ध्यान से, चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु आर इन चार्ज, हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, who are in charge of its affairs. That is who takes organization related decisions. That is who takes organization related decisions are known as management. अंडरलाइन करो। पहला कीवर्ड चीफ ऑर्गन, दूसरा कीवर्ड की ग्रुप, तीसरा कीवर्ड इंचार्ज। सर इंचार्ज का मतलब क्या हुआ? जो क्या लेता है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्या? डिसीजंस। तो अंडरलाइन करो बेटा ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिसीजंस। आई होप पहली डेफिनेशन क्लियर है। तो पहली डेफिनेशन हमने किसके अकॉर्डिंग पढ़ी है? अकॉर्डिंग टू पर्सन। तो बेटा किसको बोलेंगे मैनेजमेंट? किस पर्सन को? सबको मैनेजमेंट बोलते हैं? नहीं, एक पर्सन भी हो सकता है, एक से ज्यादा। एक पर्सन को क्या बोलते हैं? एक से ज्यादा को। लेकिन वो क्या करते हैं? जो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं उनको मैनेजमेंट बोलते हैं। बी लिखो, बी अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। आज के लिए लास्ट कॉन्सेप्ट है अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। आई थिंक यहां पे सिर्फ ग्रीन कलर आ रहा है, बस होगा कुछ। अब एक मिनट सुन लो सर, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस। अब यहां पे हम पर्सन की बात नहीं कर रहे। किसको बोलेंगे मैनेजमेंट? उस पर्सन को बोलेंगे या उन पर्सन्स को मैनेजमेंट बोलेंगे जो क्या परफॉर्म करते हैं? फंक्शंस। सर क्या मतलब? बेटा या तो एक पर्सन होगा या एक से ज्यादा। एक पर्सन को क्या बोलते हैं? एक से ज्यादा को जो क्या करते हैं? जो परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से फंक्शंस? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, वेरी गुड। नेक्स्ट वन इज स्टाफिंग, नेक्स्ट वन इज डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। इसका सिंपल सा मतलब है, ध्यान से सुनो,
इसका सिंपल सा मतलब सेकंड डेफिनेशन, चीफ ऑर्गन और की ग्रुप, चीफ ऑर्गन और की ग्रुप who perform set of interrelated functions are known as management। और वो interrelated functions कौन से हैं? These are the functions। इसका मतलब अगर मैं इनमें से बहुत सारे functions क्या कर रहा हूं, perform, तो मेरे को क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट। अगर हम सब मिलके इनमें से बहुत सारे फंक्शंस क्या कर रहे हैं, परफॉर्म, तो हमें क्या बोलेंगे? मैनेजमेंट। तो सेकंड डेफिनेशन में आपको क्या लिखना है, लिखो, अकॉर्डिंग टू फंक्शंस चीफ ऑर्गन और की ग्रुप, चीफ ऑर्गन और की ग्रुप, चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु परफॉर्म following interrelated functions, chief organ or key group who perform following interrelated functions are known as management। Following interrelated functions are known as management, full stop। functions include, तुम्हें लिखने पड़ेंगे functions के नाम। Functions include planning, organizing, staffing, directing and controlling। अंडरलाइन करो यहां पे इंटररिलेटेड फंक्शंस वर्ड को और अंडरलाइन करो इन फंक्शंस को। आई होप डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट इज क्लियर टू एवरीवन। अब मुझे बताओ, पहला क्वेश्चन, क्या मैनेजमेंट की कोई फॉर्मल डेफिनेशन है? मैनेजमेंट को कैसे डिफाइन करोगे? दो तरीके से। पहला तरीका अकॉर्डिंग टू पर्सन, दूसरा तरीका अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू पर्सन किसको मैनेजमेंट बोलेंगे? या तो सिंगल पर्सन या एक से ज्यादा पर्सन। सिंगल पर्सन की जगह वर्ड क्या आता है? एक से ज्यादा की जगह हु आर इन चार्ज ऑफ इट्स अफेयर्स, मींस हु टेक ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड डिसीजंस आर नोन एज मैनेजमेंट। अकॉर्डिंग टू फंक्शन चीफ ऑर्गन और की ग्रुप हु परफॉर्म फॉलोइंग इंटर रिलेटेड फंक्शंस आर नोन एज मैनेजमेंट। फंक्शंस इंक्लूड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग। यहां पे डायरेक्टिंग एट लीडिंग भी आ सकता है। डायरेक्शन देना या लीडरशिप प्रोवाइड कराना, उसको बोलते हैं मैनेजमेंट। आई होप क्लियर है, तुम्हें क्लियर है। इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।